नमस्कार, आप देख रहे हैं बीटी बाज़ार। मैं हूं तान्या नेजा और आज मेरे साथ एक बेहद ख़ास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ है मिस्टर त्रिदीप भट्टाचार्य, जो कि चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर हैं एडलवाइस म्यूचुअल फ़ंड के। बहुत बहुत शुक्रिया सर, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अपना समय बीटी बाज़ार के लिए निकाला। मेरा पहला सवाल आपसे यही होगा कि न्यू फंड ऑफ़र जो कि अभी एडलवाइस ने रिसेंटली लॉन्च किया है, उसके बारे में अगर आप हमें बता पाए, जो मल्टी कैप फंड हैं जिसमें लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स रहेंगे, और उसका जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है और उसकी जो स्ट्रैटेजी रही है, वो अगर आप हमारे व्यूअर्स को बता पाए। जी ज़रूर। मेरा मानना है कि इस फंड के बारे में बताने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि हमने ये फंड अभी क्यों लॉन्च किया। अल्टीमेटली हम जो भी करने की कोशिश करते हैं वो इन्वेस्टर भले के लिए होता है, एटलीस्ट कोशिश तो यही रहती है। तो इस मामले में हमारी थिंकिंग ये है कि अगर आप जिसको कहते हैं ग्लोबल मैक्रो कंडीशंस को देखें, तो मैं कहूँगा कि वोलेटाइल टू नेगेटिव है। इसमें अगर आप यूनाइटेड स्टेट्स में 10 ईयर बॉन्ड यील्ड देख लें, या चाइनीज़ रिकवरी देख लें, या यूरोप में कॉन्फ्लिक्ट जो हो रहा है उसको देख लें, तो नेट ग्लोबल मैक्रो कंडीशंस काफ़ी वोलेटाइल या नेगेटिव लग रहे हैं। हमारे देश में भी अगले 6 से 12 महीने में एक नेशनल इलेक्शंस होगा, उसके पहले कई सारे रीजनल इलेक्शंस हैं, तो इन दोनों को मिला करके वोलेटिलिटी बनी रहेगी। सो मैक्रो कंडीशंस अगर इतने वोलेटाइल हों, उसके सामने अगर आप मौजूदा हाल देखें मार्केट्स का, तो मार्केट्स ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई पे है। मिड और स्मॉल कैप्स के स्टॉक्स जो हैं पिछले 3 से 6 महीने में कम से कम 40 से 50% आगे बढ़े हुए हैं। तो ऐसे माहौल में इंक्रीमेंटल पैसा कहाँ जाना चाहिए, इसी क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए हमने अपने मल्टी कैप फंड को लॉन्च किया, क्योंकि हमारे हिसाब से इंक्रीमेंटल पैसा एक बैलेंस पोर्टफोलियो में जाना चाहिए, जिसमें कि लार्ज कैप भी हो, मिड कैप भी हो और स्मॉल कैप भी हो। इससे दो चीज़ें होती हैं। एक तो जो मिड और स्मॉल कैप का जो एरिया है, उसमें कुछ पॉकेट्स में जो ओवर एंथुजियाज्म है, उससे हम थोड़ा बच के रह सकते हैं, क्योंकि उसकी जगह हम थोड़ा लार्ज कैप में इन्वेस्ट कर लेते हैं। तो इससे क्या हो जाती है कि जो नियर टर्म की वोलेटिलिटी है वो कुछ हद तक मैनेज हो जाती है। और साथ में अगर मान लीजिए जैसे हम लोग बात कर रहे हैं ये मल्टी कैप फंड में, जिसमें कि लार्ज कैप 40% होगा, बट मिड और स्मॉल कैप 60% ऑफ द पोर्टफोलियो होगा। तो फ्रॉम ए मीडियम टर्म स्टैंड पॉइंट, जो कि हम कहते हैं कि इंडिया का डिकेड है, काफ़ी कुछ चीज़ें अच्छी चल रही हैं देश के लिए, तो ऐसे माहौल में मिड और स्मॉल कैप्स ओवर द नेक्स्ट 3-5 ईयर्स अच्छा करेंगे। तो उसके लिए इन्वेस्टर्स का मिड और स्मॉल कैप में एक्सपोजर भी जरूरी है, लेकिन नियर टर्म में कुछ जो ओवर एंथुजियाज्म वाले एरियाज हैं उससे बच के भी रहना है। तो इन सब का बैलेंस जो है, ये उसका उत्तर हमारे हिसाब से मल्टी कैप फंड है, जो कि एक बैलेंस पोर्टफोलियो अक्रॉस मिड एंड स्मॉल कैप। ओके और जैसे कि आपने कहा कि इंक्रीमेंटल पैसा सही जगह जाना ज़रूरी है, तो अब मैं आपसे यही जानना चाहूँगी कि कौन सी वैसी थीम्स हैं जिसको हम अभी इस वक्त कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि आपने कहा स्मॉल एंड मिड कैप, उसमें हमने देखा है कि कुछ ही महीने में 50-60% या उससे भी ज़्यादा तक का रिटर्न आते हुए हमने देखा है। तो कौन सी वैसी थीम्स हैं जो आप हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहेंगे? जी ज़रूर। मेरा मानना ये है कि इसको समझने से पहले जो मैंने जहाँ शुरू किया कि हमारा जो मैक्रो कंडीशन है ये काफ़ी वोलेटाइल या नेगेटिव है। अगर उसको देख के इन्वेस्टर सोचने लगे कि अब मैं कैसे पोर्टफोलियो बनाऊं, या हम भी अगर सोचने लगे तो बड़ी मुश्किल होगी। तो इसलिए हमने ऐसा किया है अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए, और ऐसे ही हमारा मल्टी कैप फंड रन होगा कि टॉप डाउन नहीं जाके हम लोग बॉटम अप चलते हैं। और हम बॉटम अप उन एरियाज में इन्वेस्ट करते हैं जहाँ की हमें लगता है कि अर्निंग्स जो है दुरुस्त रहेंगे। अगर मान लीजिए हमने ऐसा एक पोर्टफोलियो बनाए जिसका कि अर्निंग्स दुरुस्त रहेंगे अगले 2-3 साल में, तो अगर मैक्रो नेगेटिव भी हुआ तो यहाँ पे अर्निंग्स डाउनग्रेड जो होगा वो मिनिमल होगा, कम होगा। ऑन द अदर हैंड अगर मान लीजिए मैक्रो पॉजिटिव निकल पड़ा, तो यहाँ पे अर्निंग्स अपग्रेड्स आएंगे। इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं हेड्स आई विन मोर, टेल्स आई लूज लेस काइंड ऑफ ए स्ट्रेटजी। इसको ध्यान में रखते हुए एक बॉटम अप तरीके से हमने जो ध्यान बनाया है वो ये है कि हम इन्वेस्ट करेंगे उन जगह जहाँ अर्निंग्स दुरुस्त हो, जिसको हम कहते हैं अंग्रेजी में पॉकेट्स ऑफ अर्निंग्स रेजिलियंस। और हमारे हिसाब से, हमारे रिसर्च के हिसाब से ऐसे 5 ऐसे जगह हैं जहाँ की अर्निंग्स में टेल विंड है ना, जहाँ पे कुछ चीज़ें कंपनीज के लिए बेहतर हो रही हैं नॉर्मल से ज़्यादा। ये 5 इलाके हैं। सबसे पहला एक जो हम कैपेक्स थीम की बात करते हैं, उसमें हिसाब से इंडिया में एक मैन्युफैक्चरिंग अप साइकिल शुरू हुई है,
जो मेरे ख्याल से अगले 4 से 5 साल तक रहेगी। थोड़ी सी मैक्रो स्टेबिलिटी हो जाए तो और बेहतर होगा, लेकिन ये मैन्युफैक्चरिंग अपसाइकिल अगले 4 से 5 साल रहेगी। और इसलिए इसके जो रिलेटेड कंपनीज हैं जैसे कैपिटल गुड्स, इंडस्ट्रियल्स, कंस्ट्रक्शन, इस तरीके के जो कंपनीज हैं उनके अर्निंग्स हमारे हिसाब से दुरुस्त रहेंगे। एक पहली वजह। दूसरा एरिया जो मैं कहना चाहूँगा वो है फिनेंशियल्स, और फिनेंशियल्स में लेंडिंग फाइनेंशियल, जिसको हम कहते हैं बैंक से एनबीएफसी। ये मेरे ख्याल में अगले 1 साल के लिए इनमें ग्रोथ की भी प्रॉब्लम नहीं है, और जो एसेट क्वालिटी जिसको हम कहते हैं पुराने लोन जो दिए हैं उसमें भी कोई तकलीफ नहीं है। तो इसलिए अगले 1 साल पॉइंट ऑफ व्यू से अर्निंग्स यहाँ भी दुरुस्त रहने वाले हैं। तीसरा एरिया मैं कहना चाहूँगा रियल एस्टेट का। काफ़ी हमने कंसोलिडेशन देखा पिछले 10 से 12 साल में, पर अभी हम जहाँ हैं वो मैं बोलूँगा कि हम लोग एक 5 से 7 साल के अप साइकिल में हैं, जहाँ की पहले 2 से 3 साल निकल गए, अभी कुछ और समय बाकी है। तो इसलिए यहाँ पे जो डायरेक्ट प्लेस होते हैं या इनडायरेक्ट प्लेस होते हैं रियल एस्टेट में, ये एक अच्छी जगह है फ्रॉम एन अर्निंग्स रेजिलियंस पॉइंट ऑफ व्यू। चौथी जगह मैं कहूँगा इंडिजिनाइजेशन ऑफ डिफेंस, जो मोदी जी के विजन से ताल्लुक़ रखता है कि हम अगर दुनिया के 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनना चाहें तो उसके लिए हमको डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आत्मनिर्भर होना पड़ेगा। और ये आत्मनिर्भर भारत का जो सब कंपोनेंट डिफेंस है, इसमें मेरे ख्याल से अगले 10-12 साल में अच्छी खासी तेज़ी रहने वाली है। तो इसमें ऑर्डर बुक की तकलीफ नहीं है, यहाँ पे कौन से कंपनीज एग्जीक्यूट कर सकते हैं वो देखने की ज़रूरत है। ऐसा बहुत कम जगह देखने को मिला है। तो ये मैं बोलूँगा चौथा एरिया जहाँ पे अर्निंग्स दुरुस्त रहेंगी। और 5वां एरिया मैं कहना चाहूँगा ईएमएस, जिसको इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम्स भी कहते हैं। ये एरिया आगे चल के अगले 10-20 साल में काफ़ी बड़ा हो सकता है अगर हमारा टेलविंड सही रहे तो, अगर हमारा पॉलिसी डायरेक्शन सेम रहे तो इसमें सेक्टर करीबन 20 से 30% ग्रो कर रही है। और मेरे हिसाब से अगर थोड़ी सी अच्छी स्टॉक पिकिंग की जाए तो ये भी एक अर्निंग्स रेजिलियंस वाला एरिया हो सकता है। तो ये जो 5 एरियाज हैं, इससे हमारा मानना ये है कि हम एक पोर्टफोलियो अगर बनाएं 60 to 80 स्टॉक्स का, जिसमें कि 70 to 75% का जो पोर्टफोलियो होगा उस इन एरिया से होगा, तो वो हमारा मल्टी कैप फंड होगा। सो इस तरीके से हमको लगता है कि अर्निंग्स जो है थोड़े से बेहतर रहेंगे, इससे इन्वेस्टर का पैसा भी बनेगा मीडियम टर्म के लिए, और थोड़े से वोलेटिलिटी भी नलीफाई होगी। सो इस तरीके से हम अपना फंड रन करना चाहेंगे। एब्सोल्युटली। एंड सर, अभी आपने स्टॉक पिकिंग के बारे में ही बात की, तो मुझे लगता है कि वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि काफ़ी सारे सेक्टर्स हैं, जैसे आप अभी डिफेंस की बात कर रहे थे, डिफेंस में हम ऑलरेडी मल्टी बैगर्स आते हुए देख चुके हैं। तो अब इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि आप सही सिलेक्शन करें स्टॉक्स का। तो उसके लिए सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ रहती है वो क्या है? उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रिसर्च को ध्यान देना है उसमें, क्योंकि पर्टिकुलरली जैसे मैंने कहा कि डिफेंस जैसे एरिया में इनमें कुछ कंपनीज के 20 साल के ऑर्डर बुक फुल हैं, तो उनको विजिबिलिटी की तकलीफ नहीं है। कैसे वो एग्जीक्यूट करेंगे उस ऑर्डर को, उसकी वो ज़्यादा मायने रखता है। और ये एक एरिया ऐसा है जहाँ की मेरे ख्याल में जो PSUs हैं वो आज के डेट में बेहतर पोजीशन में, वो इसलिए क्योंकि आज से मे भी 5-10 साल पहले जब डिफेंस में इतना फोकस नहीं था, तब भी ये कंपनीज इन एरियाज में इन्वेस्ट करती रही हैं। इसलिए आज इनका जो एक्सपर्टीज है वो काबिल तारीफ है। प्राइवेट सेक्टर इसमें थोड़ा लेट आया है पिछले 4-5 साल में, और इसलिए वहाँ पे कंपनीज अभी छोटे हैं, वहाँ पे एग्जीक्यूशन रिस्क अभी ज़्यादा है। सो इस तरीके की जो थिंकिंग है, इस तरीके की जो बॉटम अप रिसर्च है, उस पर अगर ध्यान दें तो अभी भी मेरे ख्याल में इन एरियाज़ में ऐसे स्टॉक्स मिलने मुश्किल नहीं है जहाँ की रिटर्न्स भी बन जाएं और वैल्यूएशंस बहुत ज़्यादा ना भी हो। ओके, एब्सोल्युटली। और चलिए अब इंडियन मार्केट्स की ही बात करें तो हमने देखा है जो फर्स्ट हाफ था 2023 का, उसमें शानदार रिटर्न्स हमने आते हुए देखे हैं, तेज़ी देखी है। इस वक्त हम देख रहे हैं जो ये जियोपॉलिटिकल टेंशन्स हैं मिडिल ईस्ट की, इसकी वजह से मार्केट्स वॉलेटाइल है। हालांकि जो इनिशियल शॉक था वो एब्जॉर्ब होता हुआ ज़रूर दिखा है मार्केट्स की तरफ से। इस वक्त किस तरीके से अप्रोच किया जाए इंडियन मार्केट्स को, और क्या आपको लगता है कि कोई मेजर करेक्शन आगे चल के FY24 में आ सकती है? मेरे ख्याल में जैसे मैंने शुरू में भी जिक्र किया कि मैक्रो कंडीशंस तो वोलेटाइल और नेगेटिव हैं और एक्चुअली थोड़े और टफ हो रहे हैं। पर इसमें जो मैं कहना चाहूँगा वो ये कि इंडिया की जो अर्निंग्स की सिचुएशन है वो काफ़ी दुरुस्त है। तो हमारी अर्निंग्स रिकवरी काफ़ी ब्रॉड बेस्ड तरीके से चल रही है।
और इसलिए अगर करेक्शन के बारे में सोचें भी तो करेक्शन हो सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा डीप करेक्शन होता हुआ नहीं दिख रहा है। उसमें जैसे अगले 6 से 12 महीने में हमारे लोकल इलेक्शंस भी रहेंगे, तो उसके चलते वोलेटिलिटी या फिर माइल्ड करेक्शन तो हो सकता है। लेकिन जब तक हमारी अर्निंग स्टोरी बरकरार है, मेरे ख्याल में इंडिया की जो रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस है रिलेटिव टू द रेस्ट ऑफ द ग्लोब, ये बरकरार रहेगी। और मेरे ख्याल से इन्वेस्टर्स को फ्रॉम एन इन्वेस्टिंग स्टैंड पॉइंट इस पे अर्निंग्स पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मार्केट जो होता है अल्टीमेटली अर्निंग्स को फॉलो करता है। जियोपॉलिटिक्स कभी अच्छे होते हैं, कभी खराब होते हैं, वो आनी जानी चीज़ है। अर्निंग्स कंपनीज के अगर दुरुस्त हो तो बाकी सब चीज़ अपने साथ लेके चलती है। राइट, बिल्कुल। और मेरा आखिरी सवाल अर्निंग्स पर ही होगा, क्योंकि हम सितंबर क्वार्टर अर्निंग्स का जो आगाज़ है वो हो चुका है। TCS की तरफ से हमने देखा है म्यूटेड नंबर्स पोस्ट किए गए हैं। आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं डिफरेंट सेक्टर्स से, या कोई ऐसे सेक्टर्स या थीम्स जिनसे हमें सरप्राइजेस देखने को मिल सकते हैं, या फिर जो हेल्दी अर्निंग्स ग्रोथ पोस्ट कर सकते हैं? सो मेरे हिसाब से ये जो अर्निंग सीजन होगा इसमें आपको दो या तीन चीज़ें देखने को मिलेगी। पहली बात तो ये कि ये अर्निंग सीजन में टॉप लाइन ग्रोथ जो मिड हाई सिंगल डिजिट होगी अक्रॉस इंडिया इंक, बट एक मार्जिन एक्सपेंशन देखने को मिलेगा। वो इसलिए क्योंकि पिछले साल कमोडिटी प्राइसेस काफ़ी बढ़े हुए थे और उसकी बनिस्बत अभी कम है। ये पहली बात। दूसरी, मेरे हिसाब से जो मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड सेक्टर्स हैं उनके नतीजे मेरे ख्याल में पॉजिटिव होंगे, जो कि डोमेस्टिक इकोनॉमी डिपेंडेंट है। और जो कंजम्पशन ओरिएंटेड सेक्टर्स हैं, पर्टिकुलरली मास कंजम्पशन ओरिएंटेड सेक्टर्स, उनके नतीजे शायद थोड़े से वीक नज़र आए। तीसरी बात, जो भी कंपनीज के अर्निंग्स डोमेस्टिक इकोनॉमी डिपेंडेंट हैं उनके अर्निंग्स अच्छे आएंगे, और जो कंपनीज के अर्निंग्स ओवरसीज पे डिपेंडेंट हैं, जैसे आपने नाम लिया IT सेक्टर के, वहाँ पे शायद कुछ हम लोगों को हेडविंड्स वाले नंबर देखने को मिले, उतने नंबर शायद दुरुस्त ना हो। सो नेट मेरे हिसाब से अगर आप इन सब का मिश्रण देखें तो हमारा ब्रॉडली इनलाइन टाइप ऑफ एक अर्निंग सीजन रहेगा हमारे सामने। ना बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट होगा, ना बहुत ज़्यादा तेज़ी होगी, बट ये दुनिया जहाँ के अगर आप रिजल्ट सीजन से कंपेयर करें तो बेहतर होगा ऑन अ रिलेटिव बेसिस। ओके। और जाते जाते मिस्टर भट्टाचार्य, क्या एडवाइस आप हमारे जो खास BT बाज़ार के व्यूअर्स हैं उन्हें देना चाहेंगे? मेरे हिसाब से बहुत जहाँ भी मैं गया हूँ बहुत सा डिबेट होता है, मैंने देखा है कि कब निवेश करें मार्केट्स में। मेरे हिसाब से मार्केट्स में कब निवेश करें से ज़्यादा हम कितने देर मार्केट्स में रहे हैं इसका एनालिसिस और इस तरफ ध्यान ज़्यादा होना चाहिए। अगर आप उस तरफ करें तो वेल्थ क्रिएशन के लिए बहुत पॉजिटिव होगा। Absolutely. दूसरी बात ये कि जो क्या कहते हैं उसमें, मतलब जो फैड होते हैं उस समय के जो इन्वेस्टिंग थीम्स होते हैं जो कि शॉर्ट टर्म होते हैं, उससे थोड़ा बचें और लॉन्ग टर्म बेसिस में इन्वेस्टिंग के बारे में सोचें। अगर टाइम होराइजन 5 से 10 साल का रखें तो मेरे ख्याल में आज के डेट में भी इक्विटीज से बेहतर कोई एसेट क्लास नहीं हो सकती, और इंडियन इक्विटीज से भी बेहतर मेरे ख्याल में और कोई दूसरी जगह नहीं है। चलिए, बिल्कुल। और इसी वंडरफुल नोट पर बहुत बहुत शुक्रिया सर, धन्यवाद। आपने इतनी अच्छी बातें हमसे शेयर की और आज आप BT बाज़ार पर हमारे साथ यहाँ मौजूद हो। थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।